तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि हमने फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर लिया था। हमने अपना टॉपिक कर लिया था, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हमने ये सब कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी। बस अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज कैपलर्स लॉ। तो चलो आओ हेडिंग डाल लो, कैपलर्स लॉ। सबको स्क्रीन तो दिख ही रही है? यस सर। यस डन। सर। डन। चलो, तो किसी को पता है कि कैपलर से कौन कौन से लॉ हैं? टोटल 3 लॉज थे। कौन कौन से 3 लॉज थे कैपलर्स के? लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ वेरी गुड। सबसे पहला लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा? लॉ ऑफ एरियाज, वेरी गुड। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ एरियाज। तीसरा? लॉ ऑफ पीरियड्स। वेरी गुड। तो बस ले देके हमें इन 3 लॉज के बारे में डिस्कस करना है, काम खत्म। तो सबसे पहले आते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स पे। तो यार लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है कि हमारा कोई भी प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, वो अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है। और वो जो भी ऑर्बिट होगा वो हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। लेकिन उसको सिंपलीफिकेशन के लिए हम स्फेरिकल ऑर्बिट मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि आप ये चीज कैसे कह सकते हो कि ये जो ऑर्बिट होगा वो स्फेरिकल शेप का ऑर्बिट होगा? सर अर्थ भी स्पेरिकल है। यार देखो, सीधी सीधी बात क्या है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट को एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। अगर उस ऑब्जेक्ट को एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, मतलब हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो डेफिनेटली उस केस में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कैसे मूव करेगा? वो डेफिनेटली किसी ना किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट या स्फेरिकल ऑर्बिट में ही मूव करेगा। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ या ना? रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट। भाई हमने देखा कि हमारा जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है हमारे प्लैनेट्स को। अगर वो एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है हमारे प्लैनेट्स को, तो मतलब अल्टीमेटली क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो हमारा फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस के, या वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के? चलो ऐसा करो, इस तरीके से देखो। मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताया हुआ है, बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स? सर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वेरी गुड, G m1 m2 by r²। तो यार इधर मेरे को साफ दिख रहा है कि ये फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। भैया ये एक स्फेरिकल सिमेट्री होती है, ये एक स्फेरिकल सिमेट्री होती है। r², मतलब ये इक्वेशन बन गई एक एलिप्स की, या ये इक्वेशन बन गई एक सर्कल की। तो इसी से हमें क्या पता चला कि भैया जो भी हमारा फोर्स लग रहा है वो उस चीज को कहां पे घुमाने की कोशिश करेगा? r², मतलब वो उसको किसी ना किसी एक स्फेरिकल सरफेस में घुमाने की कोशिश करेगा। मतलब जो भी इसका ऑर्बिट होगा, या तो वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा या फिर वो एक स्फेरिकल ऑर्बिट होगा। क्या आप समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। तो ये बात सिंपल बात थी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स की, ये तो थ्योरेटिकल बात है। अब हमारा जो न्यूमेरिकल और जो समझने वाली बात है वो ये लास्ट के दो हैं, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। तो इसको समझो। यार आपको याद हो मैंने ग्रेविटेशन की फर्स्ट क्लास में बताया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरे को बताओ मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए थे रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा कैसा फोर्स है? एक्शन रिएक्शन। वेरी गुड। बस इसी को पकड़ के चल लो, अब बाकी चीजों के बारे में हमें कुछ डिस्कशन नहीं करना। यार मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अगर ये एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है तो मतलब इस तरीके से समझो कि ये मैंने मास लिया m1, ये मैंने मास लिया m2। तो m1 m2 पे फोर्स लगाएगा और इस फोर्स को मैं नाम दे दूंगा F21। वेरस m2 भी m1 पे फोर्स लगाएगा और इसको मैं नाम दे दूंगा F12। जहां पे F21 क्या है? F21 है फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, और F12 क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू। ड्यू टू टू। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या M1 पे कोई फोर्स लग रहा है, आप बोलोगे हाँ लग रहा है, दैट इज F12। अगर मैं आपसे पूछूं M2 पे कुछ फोर्स लग रहा है क्या, आप कहोगे हाँ लग रहा है, दैट इज F21। ये दोनों फोर्स इक्वल भी हैं और ये दोनों फोर्स अपोजिट भी हैं। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं इन दोनों को एज वन सिस्टम ले रहा हूं।
ध्यान दो अब जो मैं बोल रहा हूं, मैं इन दो मासेस को एज अ सिस्टम ले रहा हूं। अगर मैं इन दो मासेस को एज अ सिस्टम ले रहा हूं, तो जो ये M1 और M2 है, ये मेरे सिस्टम के दो पार्टिकल्स बन जाएंगे, इंटरनल पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो F1 और F2 मेरे ये दोनों फोर्सेस कैसे फोर्सेस बन जाएंगे? ये दोनों के दोनों मेरे इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे। चेक करके बताओ क्या इतनी बात समझ में आई है? Yes, sir. डन। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि अगर मैं एक मास पार्टिकल ले रहा हूं M1, एक मास पार्टिकल ले रहा हूं M2, मैं पूछूं तुमसे अगर कि M1 पे कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा, आप बोलोगे यस। अगर मैं बोलूं M2 पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है क्या? यस, M2 पे भी फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्स इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं। अब इन दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करके मैंने एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये दोनों M1 और M2 क्या बन जाएंगे? उस सिस्टम के दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो ये F1 और F21, ये दोनों के दोनों फोर्सेस कैसे बन गए? इंटरनल फोर्सेस बन गए। तो अगर ये दोनों इंटरनल फोर्सेस बन गए, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो बताओ अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर F1 plus F21 नहीं, अब ये इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया, ये समझ में आ गया? सर आगे समझ में। भाई पहले क्या हो रहा था, F12 और F21 दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं। अगर ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, तो क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो? नो सर। भाई सीधी सीधी बात, मेरे को लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो इस डायग्राम से समझो। ये डायग्राम आपको अच्छे से समझाई देगा। भाई मैं कह रहा हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है M1, इस पे फोर्स लग रहा है इधर सपोज 10 न्यूटन का। एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है फोर्स, वो मास M2, इस पे फोर्स लग रहा है सेम 10 न्यूटन का। इसको मैंने नाम डिक्लेयर किया F1, इसको मैंने नाम डिक्लेयर किया F2। आपको साफ दिख रहा है कि F1 और F2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन क्या ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं? ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स, तो आप कहोगे कि नेट फोर्स 0 नहीं है, कि भैया इस पे फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, इस पे भी दो फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को मिला दूं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मिला दूं, तो एक फोर्स इधर लग रहा था 10 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा था 10 न्यूटन। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि नेट फोर्स कितना होगा, तो आपको दिख रहा है कि यार एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो अब नेट फोर्स कितना आएगा? 0. 0। तो यही सेम कहानी मैंने इधर समझाई है कि M1 पे फोर्स लग रहा है, M2 पे फोर्स लग रहा है, लेकिन जब इनको मैं एक सिस्टम बना देता हूं, तो ये दोनों एक ही पार्टिकल बन जाएंगे। तो फिर इस पे नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। 0. अब तो क्लियर हो गया? Yes, sir. डन। अगर नेट फोर्स 0 है, अगर नेट फोर्स 0 है, तो मैं नेट टॉर्क के बारे में क्या कह सकता हूं? टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर फोर्स 0 है, तो टॉर्क कितना आएगा? वो भी 0 आएगा। अब एक फॉर्मूला होता है जो हम रोटेशन में पढ़ते हैं, आपको याद नहीं होगा इसलिए मैं खुद ही लिख रहा हूं। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अगर मेरा टॉर्क 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम भी कितना हो जाएगा? 0। 0. चेंज इन मोमेंटम भी अगर 0 है, तो मैं मोमेंटम के बारे में क्या कह सकता हूं कि मेरा एंगुलर मोमेंटम कैसा है? कांस्टेंट। Constant. हमें यहां तक की बात इंपॉर्टेंट थी जो हमें प्रूव करनी थी। पहले आप यहां तक अच्छे से चेक कर लो और मेरे को बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। भाई मैं रिपीट कर रहा हूं, नेट फोर्स सिस्टम पे 0, नेट टॉर्क सिस्टम पे 0। टॉर्क 0 आ रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब एक ऐसा मोमेंटम जो चीजों को रोटेट करा रहा हो। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 आ रहा है। चेंज अगर 0 आ रहा है, तो मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट है। तो इधर हमारा एंगुलर मोमेंटम कैसा आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम Constant. हमारा कांस्टेंट आ रहा Yes, sir. है। डन। चलो। यस। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, तो भैया फोर्स की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा?
Decrease. अगर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या आप मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू बता सकते हो कि वेलोसिटी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट होगी? सर डिक्रीज। वेरी गुड। भैया अगर फोर्स डिक्रीज हो रहा है, किसी चीज को मैं धीरे से पुश कर रहा हूं, तो उसकी वेलोसिटी भी कम नहीं होगी, वो धीरे से मूव करेगा। अगर किसी चीज को मैं बहुत ज्यादा तेजी से पुश कर रहा हूं, तो मतलब वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। लॉजिकल है। सिमिलरली अगर मैं आर को डिक्रीज कर दूं, तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और अगर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी Increase. इंक्रीज हो जाएगी। Increase हो जाए. अब इंक्रीज पहले हो जाएगी। पहले इस स्लाइड पे, इस पेज पे मैंने जो भी लिखा है आप वो नोट डाउन कर लो। अब हमें इन दोनों चीजों को क्लब करना है। कौन सी दो चीजों को क्लब करना है? एक ये एंगुलर मोमेंटम वाली, और एक ये कॉन्सेप्ट वाली। इन दो चीजों को हम एक साथ लेके चलेंगे तो हमारा लॉ ऑफ एरियाज वाला कॉन्सेप्ट प्रूव हो जाएगा। डन सर। डन। बाकी बच्चे भी भाई फटाफट कंप्लीट कर लो। Done, sir. वेरी गुड, चलो बढ़िया। तो भैया चलो अब हम आगे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, जो हमें लॉ ऑफ एरियाज प्रूव करना है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो कैसा है? इलेप्टिकल है या स्फेरिकल है? इलिप्टिकल। याद रखो Elliptical. इलेप्टिकल है, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम उसको वो ले लेते हैं। तो यार अगर आप देखो हमारे पास है ना, दो रेडियस आते हैं, दो रेडियस आते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रेडियस एक्स एक्सिस वाला, और एक वर्टिकल रेडियस आता है Vertical. हमारे पास वाई एक्सिस वाला। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारी अर्थ इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, और जो हमारा सन है वो कहीं ना कहीं इन दो फोकस पे रखा हुआ है, फोकस F1 या फोकस F2। तो सपोज यहां पे मैंने अज्यूम कर लिया कि भैया हमारा सन फोकस पे इस F1 पे रखा हुआ है। सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है? Yes, sir. डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग पॉइंट्स ले रहा हूं, ध्यान देना जो मैं पूछ रहा हूं। सपोज टेक दिस पॉइंट एज पॉइंट P, suppose take this point as point Q, and suppose take this point as point R। तो मुझे बताओ सन से सबसे ज्यादा दूरी पे कौन सा पॉइंट है और सबसे कम दूरी पे कौन सा पॉइंट है? सबसे सबसे नियरेस्ट पॉइंट आर। वेरी गुड। तो इस डिस्टेंस को हम डिनोट कर लेते हैं आर पी से। सिमिलरली इस डिस्टेंस को मैं डिनोट कर लूंगा आर क्यू से, और इस डिस्टेंस को मैं डिनोट कर लूंगा आर आर से। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि हमारा जो आर पी है वो सबसे बड़ा है, फिर आर क्यू, और सबसे छोटा है आर आर? तो अगर आर पी सबसे बड़ा है तो फोर्स जो सन लगाएगा पी पे, तो वो क्या होगा? वो सबसे कम होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा? सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा पॉइंट आर पे। अगर पॉइंट आर पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, मेरी अर्थ घूम रही है। अब सोचो, अगर मेरी अर्थ सन के अराउंड घूम रही है तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लग रहा है। अगर हर एक पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो क्या हर एक पॉइंट पे अर्थ की वेलोसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग। अलग अलग। वेरी गुड। भाई किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रही है, चेक कर लो। लाइक आपकी साइड से आ रही है, ओके। रिपीट। तो आप सबने आंसर सही दिया। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बस फटाफट एक बार रिपीट कर रहा हूं। भाई मैंने कहा कि जब अर्थ हमारी इलेप्टिकल शेप के ऑर्बिट में घूमती है, तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग आता है सन से। अगर हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है सन से, तो हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है सन का अर्थ के ऊपर, वो अलग अलग आ रहा है। फोर्स अलग अलग आ रहा है तो अर्थ की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, अर्थ की स्पीड हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो बस मेरे को इतना बता दो, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे कम होगी? P पे ज्यादा. सबसे ज्यादा पी आर तो पे दूर है ना। सबसे कम नहीं, पी पे। P पे कम. Sorry. वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा होगी आर पे, फिर क्यू पे, और सबसे कम कहाँ होगी? पी पे। क्या ये सर क्लियर पी हो गया पे। कॉन्सेप्ट? Yes, sir. वेरी गुड। तो यार अब एक चीज बताओ मेरे को, कि कहीं पे वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, कहीं पे वेलोसिटी कम हो रही है, तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग डे टाइम हो रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि हमारा अर्थ 20 मतलब 365 डेज की जगह कभी कम कभी ज्यादा टाइम ले रही है? ऐसा नहीं है। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, कि भैया हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। इधर भले ही वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अब मेरे को बताओ, किसी को फॉर्मूला पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम?
सर MBR। बहुत बढ़िया, हमारा फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का MVR। अब थोड़ा ध्यान से सोचना जो मैं बोल रहा हूं, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अर्थ का मास चेंज हो रहा है क्या घूमते घूमते? नहीं, मास कांस्टेंट है। भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है और एल मेरा कांस्टेंट है। तो आप मेरे को बताओ, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आर के साथ क्या होना चाहिए जिससे मेरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आ जाए? डिक्रीज। वेरी गुड, Decrease. बस यही किस्सा खत्म, यही किस्सा खत्म। तो अब देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ड्रॉ कर रहा हूं, इस चीज को समझ लेना। अब हमने इसको ये ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। भाई मैंने कहा कि ये अर्थ हमारी एक इलेप्टिकल शेप, सॉरी, हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है किसी एक इलेप्टिकल शेप में। ये मैंने इस तरीके का इलेप्टिकल शेप ले लिया और मैं कह रहा हूं कि भैया ये हमारा सन है। तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हमारी जो अर्थ है वो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगी। टाइम इंटरवल टी में यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी v1। जब अर्थ यहां पे आ जाएगी तो वो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगी यहां पे। जब अर्थ यहां पे आ जाएगी तो वो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगी सेम टाइम टी में, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है v2। तो मुझे साफ दिख रहा है कि भैया v2 की वैल्यू बड़ी होगी v1 से। लेकिन फिर हमें यह भी पता है कि ये वाला r1 और ये वाले r2 में क्या रिलेशन होगा? हमारा r1 बड़ा होगा r2 से। तो याद रखना अल्टीमेटली जो ये एरिया कवर कर रहा है और जो एरिया ये कवर कर रहा है, ये एरिया कैसा आएगा? ये एरिया अल्टीमेटली कांस्टेंट आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? यस सर। सर। एरिया कांस्टेंट क्यों आएगा? बिकॉज एरिया का फॉर्मूला होता है V इंटू आर, V इंटू आर। तो इधर V1 R1 इज इक्वल टू V2 R2, V2 R2। तो अगर V1 की वैल्यू कम है तो R1 की वैल्यू ज्यादा है, अगर V2 की वैल्यू ज्यादा है तो R2 की वैल्यू कम है। तो अल्टीमेटली मेरा एरिया 1 और एरिया 2 इक्वल आएगा। तो अब मैं पूरी बात रिपीट कर देता हूं। लॉ ऑफ एरियाज क्या कहता है? लॉ ऑफ एरिया ये कहता है कि भले ही अर्थ की वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी, लेकिन रेडियस भी फिर हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। रेडियस की चेंज की वजह से हमारा अल्टीमेटली जो सेम टाइम में एरिया कवर हो रहा है वो हर वक्त सेम आएगा। मतलब चाहे प्लैनेट हमारा अर्थ दूर हो या पास हो, वो सेम टाइम में हमेशा सेम एरिया ही कवर करेगा। Yes. भैया कोई ऐसा हो जिसको लॉ ऑफ एरिया समझ में नहीं आया हो तो प्लीज बता दो, ताकि मैं फिर अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ जाऊं, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड्स। डन, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, लॉ ऑफ पीरियड्स पे। थर्ड, लॉ ऑफ पीरियड्स। मैंने आपको कल की मतलब लास्ट क्लास में ही बताया हुआ है। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी? Under root GR. वेरी गुड, अंडर रूट GR। भाई बहुत बढ़िया। अब देखो हो क्या रहा है, फिर से वही वाली बात है कि हमारा सन किसी एक फोकस पे है और हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। तो इस केस में अर्थ बेसिकली एक सैटेलाइट की तरह है जो किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो मेरे को बताओ मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं? मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहता हूं। अगर कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है तो हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है? आपको याद नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इधर टी हो जाएगा डिस्टेंस मतलब ऑर्बिट की लेंथ। तो ऑर्बिट एक सर्कल है तो ऑर्बिट की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 2 पाई pi आर। r. भाई सब लोग चेक कर लेना, रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है और अगर मेरे को उसका टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस होगा सर्कल की लेंथ, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 2 pi पाई r. आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये अर्थ जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रही है ये उसकी बन जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी रूट जी और ऊपर क्या हो जाएगा? रूट आर। क्या मैंने यहां तक सही लिखा या गलत लिखा? सही सर। सही। तो मेरे पास टी का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई बाय रूट जी इंटू
r टू द पावर 3/2। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, रूट r को मैं लिख सकता हूं r टू द पावर हाफ, तो इधर बन जाएगा r टू द पावर 3/2। अब 2 पाई कांस्टेंट है, ग्रेविटी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इन सबको तो एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। तो मेरे पास फॉर्मूला बन के आ गया कि t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू r टू द पावर 3/2। अब क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं तो टी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, के आर क्यूब के। क्या ये सही लिखा या गलत लिखा? यस तो सही है। तो बस भैया यही था लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, किसी भी सैटेलाइट का या किसी भी प्लैनेट का जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होगा, अगर मैं उसको स्क्वायर करूं तो उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा उसके रेडियस के क्यूब के। बस यही हमारा फॉर्मूला है लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। सर 1 मिनट, लास्ट वाली स्लाइड शो कर हाँ दो। बिल्कुल, तो सब अच्छे से चेक कर लेना, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अब यही चीज अज्यूम कर लो कि भैया ये हमारी अर्थ है और वो हमारी सैटेलाइट है, चाहे तो ऐसा अज्यूम कर लो, एक ही बात है। थैंक यू सर। ओके, डन सर। डन। तो देखो इस पे कैसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चेक करना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारा जो रेडियस है अर्थ का, हमारा जो रेडियस है अर्थ का वो हाफ हो चुका है, मास हमने कांस्टेंट रखा, मास में हमने कोई चेंजेस नहीं किए। तो आप मेरे को ये बताओ कि व्हाट विल बी द न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे। अब हमारे अर्थ का जो दिन है वो कितने टाइम का होगा, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। मेरे को बताओ अभी हमारा दिन कितने आवर्स का होता है। 24। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भैया मैं लिखूंगा T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब। इन दोनों को डिवाइड कर दो। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो सीधी सीधी बात है, मैं ये लिख सकता हूं T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर बाय R1 क्यूब। हाँ मेरी गलती, R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब। तो अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना। T1 की वैल्यू कितनी है, 24 आवर्स है, डिवाइडेड बाय T2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। R1 की वैल्यू को एज इट इज रहने दो, R ही रहने दो। अब मेरे को बताओ R2 की वैल्यू कितनी है, तो क्वेश्चन ने बोला है वेरी गुड R/2। तो R/2 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, R³ 8 आएगा। डन डन। यार कोई बोला नहीं। यस सर। R³ कट गया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आया 24। T2 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास आता है 2√2। तो मेरे को क्या आप T2 की वैल्यू निकाल के दे सकते हो कि अब T2 की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये हो जाएगा 24/2√2। ये कैंसिल किया तो हमारे पास आया 12/√2। अब बस आप यहीं तक अपना आंसर छोड़ सकते हो, बाकी आप चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आपका मन है करना है कर दो। तो हमारा जो दिन हो जाएगा उस केस में वो अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आई थिंक इट विल कम अप्रोक्सीमेटली कुछ 9 आवर्स के बराबर। बाकी चेक कर लो एक बार, 8 आवर्स के अप्रोक्स आएगा। तो उस केस में हमारा एक दिन सिर्फ 8 घंटे का रह जाएगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आ गया? यस सर। बढ़िया। सर 80 आएगा। हाँ अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मेरा आंसर लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 8.4 आएगा, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो मैंने उसी तरीके से अप्रोक्सीमेट लिया है। बाकी आप चाहे तो एक बार चेक कर लेना। सर बैक स्लाइड्स में शो कर दो। क्या कर दूं?
नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। ये लो संजना, आपकी वॉइस कट रही है, बाकी ठीक है, मेरे को समझ में आ गया था। संजना, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबको अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? Yes, sir. चलो डन। अच्छा संजना, इससे भी पहले वाली ये लो। ओके, टी की वैल्यू समझानी है, डन। संजना देखो, अगर हमारा कोई भी चीज एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड मतलब एक सर्कल को रिवॉल्व, एक सर्कल काटने में उसको टोटल कितना टाइम लगा। तो हमारे पास टाइम का देखो, स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो बस मैंने इसको उल्टा कर दिया, मैंने टाइम को इधर कर दिया, स्पीड को नीचे कर दिया। तो मेरे पास टाइम का फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब मेरे को बताओ, मैं टाइम कितने का निकालना चाहता हूं? मैं टाइम एक सर्कल कंप्लीट का निकालना चाहता हूं। तो इधर जो डिस्टेंस आएगा वो भी किसका आएगा? वो भी एक सर्कल का आएगा। और डिस्टेंस का मतलब होता है सर्कल की पूरी लेंथ। तो सर्कल की पूरी लेंथ कितनी होती है? 2πr। उसके बाद बचा वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ये कितनी वेलोसिटी से चक्कर काट रहा है ऑर्बिट में, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमने कल की क्लास में ही किया है, रूट जी आर। तो मैंने यहां पे लिख दिया रूट जी आर। अच्छा, मेरी गलती ये कर दी कि मेरा यहां पे गलत आ रहा है, राइट? Yes, sir. तो एक काम कर लो भैया, ग्रेविटी की वैल्यू तो हर एक प्लैनेट के लिए अलग अलग हो जाएगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख लो, रूट जी एम बाय आर। तो इधर मेरे पास हो जाएगा रूट जी एम बाय आर। अब तो ठीक है। Yes, sir. अच्छा, मेरे को मेरी गलती पता चल गई। हम एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फिर एक प्लैनेट के अराउंड जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है उसके लिए हो जाएगा। लेकिन हम तो ऐसा फाइंड करना चाह रहे हैं कि प्लैनेट्स अगर सन के अराउंड रिवॉल्व करे तो उसके लिए भी एक जनरल रिलेशन आ जाए, तो उसके लिए हमने वो कर लिया। थैंक यू। कंप्लीट हो गया, तो आगे बढ़ चलूं? Yes, sir. डन, Yes, sir. बढ़िया। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया सन के अराउंड हमारे दो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और उन दो प्लैनेट्स का हमें डिस्टेंस गिवन है। रिपीट कर रहा हूं कि सन के अराउंड हमारे दो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और उनका हमें रेडियस गिवन है। प्लैनेट 1 का रेडियस है 10⁻13 मीटर्स, और प्लैनेट 2 का रेडियस मेरे को गिवन है 10⁻12 मीटर्स। क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर देयर टाइम पीरियड्स, मतलब इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों के टाइम पीरियड्स का रेशियो निकालना है। भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। रेडियस की वैल्यू गिवन है, हमें बस टाइम पीरियड कंपेयर करके बताना है। चलो भाई, अब तक तो सबके आंसर आ जाना चाहिए था, अब तक किसी का भी आंसर नहीं आया। भाई सीधी सीधी बात, हमें बस ये लिखना है T1 स्क्वेयर बाय T2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वेयर बाय R2 स्क्वेयर। Cube.
ओहो, एक तो बार बार स्क्वायर स्क्वायर में चले जाता हूँ। थैंक यू थैंक यू। क्यूब क्यूब। कुछ लोगों के अब जाके आंसर आया। डन। चलो, तो यार अगर मैं t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर लिखूं तो बेसिकली इधर मेरे पास क्या आएगा, 10⁻13 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10⁻12 का क्यूब। इन दोनों को मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दूं तो बस मेरे पास क्या बचेगा, 10। तो भाई हम लिख सकते हैं t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 क्यूब इंटू t2 स्क्वायर। मेरे को इन दोनों का टाइम पीरियड कंपेयर करना है, तो चाहे तो रेशियो ले लो, चाहे कैसे भी कर लो, चाहे तो मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलो, t2 स्क्वायर और ये 10 क्यूब आ गया। अब बस मैं आपको कह रहा हूँ दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो मेरे पास आ जाएगा t1/t2 इज इक्वल्स टू 10⁻3/2। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो मेरे पास आ जाएगा t1/t2 इज इक्वल्स टू 10⁻3/2। मतलब पहले क्यूब कर लो बाद में स्क्वायर रूट कर लो, या पहले स्क्वायर रूट करके बाद में क्यूब कर दो, जो आपका मन करे। तो पहले अगर मैं इसका क्यूब कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 1000। 1000 का स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10√10। ये इसका आंसर है। सब लोग चेक कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। से स्टेप दोबारा समझाना। ये वाला। यस सर। डन। देखो 10⁻3/2 का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं 2⁻3/2, 3/2 का मतलब होता है कि मेरे को इसका क्यूब भी करना है। मैं इसको मतलब ऐसे लिख सकता हूं ना, 2⁻3 ½ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Yes, sir. क्योंकि अल्टीमेटली पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये चीज और ये चीज सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब मैं पहले 2 का क्यूब करूंगा, तो 2 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, 8। अब मेरे को 8⁻½ है। 8⁻½ का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना हो जाता है, 2√2। 2 √2। तो वही चीज मेरे को पीछे से क्वेश्चन में करनी है। इधर आ रहा है 10⁻3/2, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 क्यूब और फिर इसके पावर हाफ। तो मतलब 10 क्यूब हो जाएगा 1000, और 1000 का मेरे को करना है स्क्वायर रूट। तो 1000 का स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10√10। यस सर। बढ़िया। बढ़ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. चलो, देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन बस आप थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट सोचने की कोशिश करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटिव आया है काफी बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमारा एक प्लैनेट है और हमें उसके रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। सपोज इस प्लैनेट का नाम दे देते हैं पी। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया हमारे पास एक प्लैनेट है और जो उसका रेडियस है, उसका रेडियस हमारे अर्थ का डबल है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है। और जो इनकी डेंसिटीज हैं, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये दोनों डेंसिटीज सेम है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लो। क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पास एक प्लैनेट है, प्लैनेट का नाम वगैरह कुछ नहीं पता, प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ का डबल है, लेकिन जो प्लैनेट की डेंसिटी है और जो अर्थ की डेंसिटी है, वो दोनों डेंसिटीज कैसी हैं, वो दोनों डेंसिटी सेम है। क्वेश्चन ने बोला है कि भैया हमें इन दोनों की एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन देयर एस्केप वेलोसिटीज। पहले सबसे पहले तो यही चेक कर लो किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं। क्या बात है भैया, कोई नहीं बोला। चलो, चलो ऐसा करो आप सब लोग क्वेश्चन लिख लो, कम से कम इतना तो कर लोगे। Yes, Yes, sir. हाँ sir. डन। क्वेश्चन करो फिर बात करते हैं। Done, sir. डन। चलो, अब सबसे पहले मेरे को याद दिलाओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, √2 gm/r। वेरी गुड। हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2 gm/r। तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें रेडियस का रिलेशन तो दिया है
कि हमारा जो प्लैनेट का रेडियस है वो ट्वाइस है रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर ये मैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ लिख रहा हूं तो यहाँ पे आप लिखोगे मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पे आप लिखोगे रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, मेरे पास फॉर्मूला आएगा 2gm मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो भैया, टू कांस्टेंट जी कांस्टेंट, टू कांस्टेंट जी कांस्टेंट, रेडियस का रिलेशन मेरे को पता है, लेकिन क्या कहीं पे भी मेरे को मास की इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या कि प्लैनेट का मास और अर्थ के मास में क्या रिलेशन है? ऐसा कहीं क्वेश्चन में गिवन है? No, sir. No, sir, but हमें density दी है. डेंसिटी गिवन है। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू डेंसिटी? Sir, we have formula that density is equal to mass upon volume. वेरी गुड संजना। तो भैया हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें यहीं पे अपना काम करना है, हमें मास को लिखना है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हमारी अर्थ या प्लैनेट दोनों स्फेरिकल शेप की हैं, तो किसी भी एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? Sir, 4/3 pi r cube. वेरी गुड। तो आप अपने इस फॉर्मूले को चेंज कर लो। अब आप यहाँ पे लिखोगे एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब पूरा फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू जी, मास का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे क्या क्या बचा, नीचे बचा 3 और नीचे बचा आर ई। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट लिखूंगा एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, तो यहाँ पे वही सेम चीज कर दूंगा मैं, ये डेंसिटी ऑफ अर्थ 2 इंटू जी इंटू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इंटू 4 पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, जो जो सेम गिवन है वो वैल्यूज रख दो, आर ई की वैल्यू आर पी की वैल्यू जो जो गिवन है रख दो, और मेरे को इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेट आप खुद करोगे, मैं कैलकुलेट करके नहीं दूंगा, मैं कह रहा हूं बस इन दोनों को डिवाइड करने के लिए। भाई इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, छोटी छोटी कैलकुलेशंस तो मैं नहीं करके दिखाऊंगा। इन दोनों को सॉल्व करो और फिर अपना चेक करो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ए बी सी या डी। चलो लगो काम पे। पहले यहां तक के सब स्टेप्स चेक करके बता देना, किसी को डाउट लगे स्टेप्स यहां तक का तो वो भी पूछ लेना। So options show करना. हाँ समीक्षा ये लो ऑप्शंस लो। निवेदिता वेरी गुड, आपका आंसर सही है निवेदिता, बढ़िया। यार वैसे आज मैंने नोटिस किया दोनों क्लासेस में, मतलब जेई वाली क्लास में भी और आपकी वाली क्लासेस में आज स्ट्रेंथ काफी कम है। जैसे कल इधर स्ट्रेंथ 76 थी, 73 थी, आज 52। सलोनी और स्वानी अपना आंसर फिर से चेक करो, गलत आ रहा है। और ऐसी जेई में यूजुअली स्ट्रेंथ 60 होती है, आज 40 स्ट्रेंथ थी। प्रशांत बिल्कुल सही, वेरी गुड। भाई मैं सबका आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में पोल कंडक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पोल में फिर आप सारे लोग तुक्का मारते हो या फिर आंसर नहीं देते हो। ध्रुव नहीं, अनीश नहीं, महक आपका आंसर सही है, वंशिका नहीं। चलो तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। भाई सबसे पहले मेरे को बताओ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो जो सेम टर्म्स हैं दोनों साइड वो कट जाएंगे, तो क्या क्या काट दूं? 2 2 जी जी, क्वेश्चन ने कहा इन दोनों की डेंसिटी भी सेम है,
ये भी कट गया, आर, ये मतलब 3 3 4 पाई 4 पाई सब कुछ कट गया। तो अल्टीमेटली जब मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो क्या बचेगा इन दोनों का रेशियो लेने पे? इधर मेरे पास रेशियो एक आर ई और एक ये कटेगा, तो मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर ई स्क्वायर, और इधर मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर पी स्क्वायर। अगर सर स्क्वायर क्यों? रूट, हाँ सी अभी चेक कर लेते हैं। अब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास इधर आ रहा है आर ई बाय आर पी। तो मेरे को बताओ आर पी की वैल्यू कितनी थी? 2 RE। 2 RE थी। तो VE डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल्स टू RE बाय RE का ट्वाइस। ये दोनों कट गया तो आप साफ देखो VP आ रहा है ट्वाइस ऑफ VE, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है बस मैंने। तो मेरे प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी ट्वाइस आएगी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीधा सीधा ऑप्शन ए। याद रखो अब ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। एक बार उन्होंने यही सेम क्वेश्चन वैल्यूज के साथ दे दिया। वैल्यूज के साथ कैसा? जैसे पहला ऑप्शन उन्होंने दिया 22.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो आपको याद है मैंने एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ बताया था कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर 11.2 सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड। तो इधर आंसर ट्वाइस आ रहा है, तो ये हो जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन आपको ऐसे भी दे सकता था। तो चेक कर लेना, ऑप्शन वैल्यूज में हो चाहे किसी में भी हो, आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। कोई ऐसा जिसको डाउट हो इस क्वेश्चन में? मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डन सर। डन। चलो नेक्स्ट। अब भैया वही वाला क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने कल कराया था, जो जिसपे हमने लास्ट क्लास एंड करी थी। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन सॉल्व करता है। इसमें अब मैं प्रॉपर आंसर चैट बॉक्स में चाहता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास दो स्फेयर्स है, इसका मास m, इसका मास 4m, लेकिन रेडियस दोनों का सेम है आर आर। सेंटर से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है हमें वो गिवन है कि सेंटर से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो है हमें गिवन 6R। यही सेम क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था। बस क्वेश्चन याद दिला देता हूं, मैंने उसमें वैल्यूज चेंज कर दी थी। इधर डिस्टेंस a था, इधर डिस्टेंस 2a था, मतलब रेडियस। इसका मास 16m था, इसका मास m था। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज करी है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, कि मेरे को इस पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से फायर करना चाहिए कम से कम, ताकि ये दूसरे स्फेयर के सरफेस पे पहुंच जाए। चेक कर लो सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है? अरे भैया क्या है सुस्ता रहे हो, जल्दी बता दो क्वेश्चन समझ में आ गया है? Yes, Yes, sir. sir. डन। क्वेश्चन ने बोला मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ट्राई टू कैलकुलेट। मैं वेट कर रहा हूँ सबके आंसर्स का। आराम से टाइम लो, जो भी तुम्हें टाइम लगे, 2 से 3 मिनट 4 मिनट, लेकिन मेरे पास आंसर सबका आ जाना चाहिए। आंसर भले ही चैट बॉक्स में मत लिख के भेज देना, हैंड रेज कर लेना ताकि मैं एक एक करके पूछ लूंगा, क्योंकि शायद से टाइप करने में डिफिकल्ट हो। एंड बाय द टाइम आई ड्रिंक सम वाटर। साहिल आ गया, वेरी गुड, बड़ी जल्दी आ गया साहिल। बहुत ही बढ़िया यार, अभी पूछता हूँ।
सर ये जैसा क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम करवाया था न्यूट्रल पॉइंट, वैसे ही नहीं होना था ये क्वेश्चन भी? हाँ बिल्कुल सेम वैसे ही होना है, न्यूट्रल सर पॉइंट फाइंड करना है, फिर एनर्जी को इक्वेट कर देना है, बिल्कुल सेम वही है। चलो डन। तो साहिल तुमने तो मेथड कर ही लिया, किसी और का आंसर आया अभी तक? नहीं आया है। चलो तो लेट्स डिस्कस इट। यार सबसे पहला स्टेप मैंने आपको कल ही बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? सबसे पहला स्टेप होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रल पॉइंट, और न्यूट्रल पॉइंट हमेशा उसके पास आता है जिसका मास कम होता है। तो इधर मास कम इसका है, तो सबसे पहले हम इसका न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करेंगे। निवेदिता आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं ना कहीं यहां होगा, तो मैं ये वाला डिस्टेंस x मान रहा हूं, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो 6r माइनस एक्स हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड 1 और ग्रेविटेशनल फील्ड 2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी जी एम बाय एक्स स्क्वेयर, और दूसरे वाले की ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी जी 4m डिवाइडेड बाय 6r माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। प्रशांत, प्रशांत आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड यार। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जी जी कैंसल, एम एम कैंसल। तो अगर मैं देखूं मेरे पास क्या बच रहा है, इधर मेरे पास बच रहा है 1/x² इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 6r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मेरे को फटाफट सब लोग बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए मेरे को? सर स्क्वायर। वेरी गुड, स्क्वायर रूट। तो मेरे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। तो 6r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ये हो जाएगा इधर, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 2r के बराबर। क्या सबका आंसर यहां तक यही आया था, x इक्वल्स टू 2r? यस सर। डन। इस पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूं a, और ये वाला पॉइंट तो है n। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बचा था कि हमें टोटल एनर्जी एट दी पॉइंट a और टोटल एनर्जी एट दी पॉइंट n, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल एनर्जी एट दी पॉइंट a। तो एक तो होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बिगर स्फेयर, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्मॉलर स्फेयर, और एक होगी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट पे होगी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बिगर स्फेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्मॉलर स्फेयर। तो सबसे पहले पॉइंट ए पे लिख रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बिगर स्फेयर माइनस जे एम इंटू एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है आर, फिर दूसरे स्फेयर की वजह से जी एम, सॉरी 4m, जी 4m m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना बचेगा? डिस्टेंस बचेगा 5r। सब लोग चेक कर लो, किसी को कोई डाउट हो किसी भी एक वैल्यू में या स्टेप में तो प्लीज पूछ लेना। ये हो जाएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r माइनस जी 4m डिवाइडेड बाय 4r। बस इसको इक्वेट करके मैं कह रहा हूं भैया वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। 3/5 gm अपॉन r अंडर रूट। वेरी गुड। क्या बाहर हाफ आ रहा है? यस सर। अंडर रूट को हटा के अगर हम 3/5 gm अपॉन r होल हाफ। यही आ रहा है ना साहिल, एक बार चेक करना। यस मैम, यस सर, यस सर, यस सर। डन डन डन। सर हाफ नहीं आ रहा है मेरा। हाफ नहीं आ रहा है भैया, बाकी लोग चेक करो हाफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई एम बिट डाउटफुल कि मेरे ख्याल से तो हाफ आ रहा था शायद से। नो सर। नहीं ओ आ रहा सर। है, चलो डन। फिर प्रशांत आप अपना आंसर चेक कर लो, आपके आंसर में हाफ आ रहा है। बाकी अच्छा आपने टू दी पावर हाफ लिखा है, सॉरी सॉरी। डन। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलूं, सबका अगर ये भी कंप्लीट हो गया है तो? यस सर। चलो बढ़िया, लेट्स राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, सिंपल सादा क्वेश्चन है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम
एट अ हाइट आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमने क्या किया, एक पेंडुलम लिया, जो हमने एक पेंडुलम को रखा सरफेस ऑफ द अर्थ पे, यहां पे सपोज ये ले लो टाइम T1। T1 किसका टाइम है, पेंडुलम का, जो हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा हुआ है। हम एक दूसरा पेंडुलम लिए और उस दूसरे पेंडुलम कौन सी हाइट पे रखा हुआ है हमने, इस दूसरे पेंडुलम को हमने हाइट R पे रखा हुआ है। चेक कर लो क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। Yes, sir. डन। तो आपको कंपेयर करके बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 माइनस T2, ये करके बताना है। वैल्यू ऑफ T1 बाय T2, ऑप्शंस 1:2, 2:1, 1:√2, 1:4। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं जिसको डाउट ना हो। हम भैया एक पेंडुलम ले रहे हैं और पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चेक कर रहे हैं। तो मैंने पहले पेंडुलम को रखा है बिल्कुल सरफेस पे, तो उसका जो टाइम पीरियड आया वो आया T1। अब मैं इस पेंडुलम को एक हाइट पे ले गया हूं, कितनी हाइट पे ले गया हूं, R हाइट पे लेके गया हूं, उसका टाइम पीरियड आया T2। मेरे को इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करके बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द टाइम पीरियड T1 एंड T2। सबसे पहले तो मेरे को इतना बताओ, क्या किसी को फॉर्मूला याद है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। मैंने वर्क एनर्जी पावर में भी बताया था, फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। 2 pi into L/G। अरे बहुत बढ़िया साहिल, बहुत बढ़िया। भैया पेंडुलम की लेंथ चेंज नहीं हो रही, पेंडुलम की लेंथ क्यों चेंज होगी, हाइट ही तो बस हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे तो लेके जा रहे हैं। 2 पाई भी चेंज नहीं होने वाला। तो मतलब बस मैं अल्टीमेटली ये कह सकता हूं कि T इज इक्वल्स टू 1/√G। तो यहाँ पे अगर T1 लिख रहा हूं तो यहाँ पे G1 लिखूंगा। मैंने इतना हिंट दे दिया, कैलकुलेट करना आपका काम और आंसर बताना आपका काम। ऑप्शन चैट बॉक्स में आना चाहिए, पोल कंडक्ट नहीं करूंगा। जैसे जैसे जिसका जो आंसर आ जाए चैट बॉक्स में लिख के भेजते जाओ। ओके साहिल, आज बिल्कुल सही स्पीड पकड़ी है साहिल तुमने, बढ़िया। ऐसी भैया बस लगे रहो। बस यार चैप्टर खत्म हो चुका है, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ उसके बाद दैट्स इट। तो लोड मत लो। ओके, निविता गुड। महक देखते हैं, अभी आंसर सही नहीं आ रहा है, फिर से चेक कर लो एक बार। सलोनी गुड। अक्षित, ठीक है अक्षित। कृतिका ओके। चलो भाई, तो काफी लोगों का आंसर आ चुका है। अनीश गुड, नमिता गुड। चलो, तो अब हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, उसको फिर खत्म करते हैं। भैया सबसे पहले हमें करना क्या था, हमें पता है कि टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो मतलब सबसे पहले तो मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा लिख देता हूं मैं, T1 तो सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पे G1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, G1 इज नथिंग बट ग्रेविटी एट द सरफेस। क्या इसमें कोई दिक्कत? No, sir. डन। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ।
भैया मैंने लिखा कि जो मेरा T1 है वो बेसिकली 1/√of GS है। अब मेरे को T2 कैलकुलेट करना है, तो मतलब मेरे को ग्रेविटी एट अ हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी एट अ हाइट, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। मैंने टोटल ग्रेविटी एट अ हाइट के 2 फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, तो मेरे को बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इधर, किसी को याद ही नहीं होगा। GS n-2h/r। नहीं समीक्षा, वो यूज नहीं कर सकते, बस यही चेक जी एम करना अपॉन था। आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमने करा था GM/r+h²। मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला तब यूज करोगे जब मेरी हाइट रेडियस के कंपैरिजन में ठीक ठाक वैल्यू रखता होगा। लेकिन अगर हाइट बहुत ज्यादा छोटी होगी आर के, तो उस केस में ही आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो मेरे को बताओ इधर हाइट कितनी गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हाइट गिवन है कि हाइट रेडियस के बराबर है। देखो इधर हाइट कितनी गिवन है, रेडियस के बराबर। तो आप चेक करो क्या मेरी हाइट रेडियस से बहुत छोटी आ रही है क्या, नहीं, वो तो बल्कि रेडियस के बराबर है। तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हमें ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास आएगा G2 मतलब ग्रेविटी एट अ हाइट इज इक्वल्स टू GM/r+r का होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी GM/2r का होल स्क्वायर। तो 2r का होल स्क्वायर करूंगा तो मतलब ये कितना हो जाएगा, GM/4r²। चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत। No, sir. बढ़िया। अब तुम्हें पता होगा जी एट सरफेस की वैल्यू होती थी GM/r²। तो इधर वो ही करो, GM/r² को रिप्लेस कर दो। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा G2 इज इक्वल्स टू G_surface/4। यहां तक कंप्लीट। अब बस टाइम पीरियड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, खेल खत्म। भैया मुझे पता है टाइम और ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब मैं यहाँ पे T1/T2 लिख रहा हूं, तो मतलब मेरे को यहाँ पे G2/G1 लिखना है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। G2 की वैल्यू कितनी थी, G2 की वैल्यू थी G/4, और G की वैल्यू तो G ही है। ये कट गया, दोनों कट गए भैया। तो हमारे पास T1/T2 आ रहा है 1/√4, इसको करा तो 1/2 आ रहा है। तो मतलब मेरे पास कह सकता हूं T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ट्वाइस ऑफ T1। या फिर मेरे को बस रेशियो बताना था T1/2 का, T1/T2 का, तो कितना रेशियो आ रहा है, 1:2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन ए है। भैया क्या हो गया, कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो, किसी को कोई दिक्कत है। नो No. सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो वैसे एक लास्ट क्वेश्चन और आज की ये क्लास खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको कितना याद है, बस लास्ट क्वेश्चन। कौन है जो इतना थक गया, ध्रुव ही होगा। हैं ध्रुव, तुम थे। यस। चलो ध्रुव कोई नहीं, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया भाई लास्ट क्वेश्चन है। सर प्रीवियस स्लाइड शो करना। ये लो प्रियांशी। सर पहले वाले भी दिखा दो। ये लो। सर उससे पहले वाली भी एक। ये लो। डन सर। डन। ये वाला भी हो गया संजना, ये वाला नोट डाउन हो गया पूरा। यस सर। ठीक है प्रियांशी आप चेक कर लो, आपका नोट डाउन हो गया पूरा ये वाला। यस सर। चलो डन। भैया देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमें है ना ए से लेके सी तक जाना है इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम A to C in an gravitational field. From A to C in a gravitational field.
अब ए से सी तक जाने के उसके पास है टोटल 3 रास्ते। एक रास्ता ये है कि वो ए से बी गया, फिर बी से सी गया। दूसरा रास्ता है ये स्ट्रेट लाइन वाला कि वो डायरेक्टली ए से सी गया। और तीसरा रास्ता है कि वो कर्व पार्ट में गया, ए से लेके सी तक कर्व पार्ट में। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ए से सी तक इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जाने के हैं 3 रास्ते। एक है कि ए से बी, बी से सी। एक है कि स्ट्रेट लाइन ए से सी तक। और तीसरा है एक कर्व फ्रॉम ए टू सी। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कि वर्क डन इन द फर्स्ट केस इज ग्रेटर देन द सेकंड केस एंड ग्रेटर देन द थर्ड केस। सेकंड ऑप्शन उल्टा, कि थर्ड केस में वर्क डन ज्यादा, सेकंड में फिर, और फिर सबसे कम 1 में। फोर्थ थर्ड ऑप्शन कि भैया ये सारे वर्क डन इक्वल। लास्ट ऑप्शन वर्क डन 2 विल बी ग्रेटर देन वर्क डन 3 विल बी ग्रेटर देन वर्क डन 1। चलो मैं जैसे एक हिंट दूंगा ना, आप सबका आंसर आ जाएगा इसमें। डन सर। हिंट नहीं दूं ना, बिल्कुल हिंट नहीं दे रहा अभी। हिंट देते सबका आंसर एक बारी में ही आ जाएगा। हो गया सर। हो गया, साहिल आंसर भेज दो। कृतिका आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। निवेदिता आपका भी आंसर सही। साहिल सही है, बढ़िया। आज तो साहिल खुश कर दिया तुमने, बिल्कुल बढ़िया। भाई कंटिन्यू सिर्फ 3 4। हाँ प्रशांत, अरे बहुत बढ़िया प्रशांत, तुम्हारा भी सही। महक बिल्कुल सही। ध्रुव डन, बिल्कुल बढ़िया। भाई फटाफट कुछ लोग और भेज दो, अभी तो 5 लोगों का ही आया है। 6, 46 की स्ट्रेंथ है, जिसमें तो एक मैं ही हूँ, सॉरी 45 की स्ट्रेंथ है। महेश आंसर, अभी अभिनव, अक्षित, आंचल, अनीश, अंकिता, दिशा, सलोनी ठीक, वेरी गुड, बढ़िया अक्षित। चलो तो भाई बस, लेट्स डिस्कस एंड वाइंड अप। यार हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा किस टाइप का फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्या इसका वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड करेगा? नो सर। नो सर। वेरी गुड, ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, कंजर्वेटिव फोर्स। तो भैया हमारा जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो इधर ए से सी तक ही जाना है मेरे को। अब चाहे मैं कोई भी रास्ता पकड़ूं उससे कोई मतलब नहीं है। तो तीनों केसेस में चाहे मैं कोई भी रास्ता पकड़ूं, वर्क डन हमेशा सेम ही आने वाला है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन जस्ट द पोजीशन। इनिशियल ए, फाइनल सी। तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर सी। तो अब इतना ही, ग्रेविटेशन खत्म। अब करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। डन डना डन। यस सर। सर एक बार सारी स्लाइड्स दिखा दो। ठीक है बलविंदर, ये लो भैया सारी स्लाइड्स चेक कर लो, किसी में भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये लो भैया, हमने स्टार्ट किया कैपलर्स लॉ से। समझाना भी है क्या कुछ बलविंदर, या बस स्लाइड्स रन कर दूं ऐसे ही? सर रन कर दो। चलो डन। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बाद में आराम से नोट डाउन कर लेना। बाकी आपको नोट्स तो अपलोड हो ही जाएंगे ड्राइव पे। यस सर, सर कर दो आगे। डन। यस सर कर दो सर। नेक्स्ट नेक्स्ट सर नेक्स्ट सर नेक्स्ट नेक्स्ट सर नेक्स्ट
So next. ये तो सही है सही. So next. So next. Oh sorry. हाँ. Done. Done, sir. Done. सारा कंप्लीट हो Done. गया. But yes. ओके डन. चलो तो भैया दैट्स इट फॉर टुडे. टाटास, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और एंजॉय. बाय सर.